चलो, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। और मेरी बात मानो, इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। रीज़न ये है कि इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। ठीक, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि उस बेसिक कंसेप्ट को कंसीडर करते हुए एक एडवांस लेवल तक न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक, और फिर आपको डिस्कस करेंगे ये भी कि कैसा क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में पूछता है, मेंस में पूछता है, नीट के एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक, तो चलो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का क्लास जो रहेगा बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगा। ठीक, उसमें मैक्सिमम आपको टर्म जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं आपको पता होगा, फिर भी एक बार हम लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे। दूसरी बात कि हम कुछ कुछ पॉइंट इसमें से कंसीडर करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आप इलेक्ट्रोस्टैट में वो पॉइंट आप डिस्कस कर चुके हो। ठीक, तो डायरेक्ट हम उसका वैल्यू यहाँ पर मतलब कंसीडर करते हुए एक्सप्लेन करेंगे। उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। ठीक, तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक, सबसे पहले देखो इसका हेडिंग देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो देखो बेसिक पॉइंट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखना बेसिक पॉइंट में है क्या कि फर्स्ट जो बेसिक पॉइंट है, देखना बेटा आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एक पॉइंट पढ़े होंगे क्या, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ए, वेयर ये सब चीज़ आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हो। वेयर n बताओ क्या है, क्या होता था बताओ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और ये जो वैल्यू होता था वो ऑलवेज क्या होता था बताओ, इंटीजर्स होता था। इंटीजर्स कहने का मतलब n का जो वैल्यू होगा ऑलवेज बताओ क्या होगा, 1 2 3 4 5 लाइक समथिंग इस टाइप का इंटीजर्स वैल्यू। ठीक, अब इसमें देखना ई के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ई बताओ क्या है यहाँ पर, ई इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बताओ कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसका जो साइन होता है बताओ क्या होता है, साइन निगेटिव। ये सब बेसिक पॉइंट है जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, इस पॉइंट का हम लोग को कोई न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताया। ठीक, और सेकंड देखो पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में देखना हम थोड़ा प्रॉपर्टी बता रहे हैं कंडक्टर के बारे में। तो देखो कंडक्टर का जो हम लोग डायग्राम कंसीडर करेंगे, ठीक, आगे थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक, तो वो चीज़ देखो मैं उसका जो बेसिक डायग्राम है उसमें क्या क्या होता है वो चीज़ मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ। तो देखना सबसे पहले कंडक्टर, या इसी को बोलते हैं हम लोग मेटल, कंडक्टर या मेटल। तो कंडक्टर जो होता है तुम्हारा वो हम लोग कंसीडर करेंगे जनरली एक सिलेंड्रिकल शेप या सिलेंड्रिकल कंटेनर। उसके अंदर में, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर में ये जो देखो दिखा रखे हैं
इसको हम लोग देखो, ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब बेटा देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस होता है। कभी भी आप ये याद रखना कि जो चार्ज अगर बॉन्डेड हो, मतलब कि जो भी चार्ज पार्टिकल अगर बॉन्डेड हो वो कभी भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करा सकता है। कौन चार्ज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है? जो फ्री हो। तो कौन सा चार्ज तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा बेटा? यहाँ पर फ्री चार्ज। और फ्री चार्ज में ही तुम्हारा क्या आता है बताओ? फ्री चार्ज में ही जो हम लोग कंडक्टर में कंसीडर करते हैं वो क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कंसीडर करते हैं बताओ? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। तो ये याद रखना कि कंडक्टर या मेटल का ये जो डायग्राम है किसका है? कंडक्टर और मेटल में ये जो है तुम्हारा वो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो किसी को कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन में। ठीक। देखो वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि क्या मेजर डिफरेंस है। हालांकि ये सब चीज़ आपको इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज जब आपको पढ़ाया गया होगा उस समय पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा। ठीक। कि क्या डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन में। जैसे मान लो कोई एक एटम का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो किसी भी एटम का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे सबको पता है कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज बताओ कहाँ पर कंसंट्रेट होता है? उस एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेट होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बताओ क्या करते हैं? इस फिक्स न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते रहते हैं बताओ? ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा मूव करेगा, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम रख दिए। ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन फिक्स है कि इसी ऑर्बिट में ही मूव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन फिक्स है कि इसी ऑर्बिट में क्या करेगा बताओ बेटा? मूव करेगा। ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसका डायरेक्शन फिक्स है कि इसी ऑर्बिट में क्या करेगा? मूव करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं क्या? इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एनी करंट। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक। तो करंट कौन प्रोड्यूस करता है? अब क्या करेंगे अगला स्टेप में? इसमें देखो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? कि एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो एनर्जी सप्लाई देखो यहाँ पर हम लोग करते हैं हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो जैसे ही हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करोगे तो ये न्यूक्लियस के साथ जो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए हुए था सबसे पहले अपना बॉन्ड को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। बॉन्ड को क्या कर देगा? ये ब्रेक कर देगा। देखो ये बॉन्ड को जैसे ही ब्रेक किया, ये बॉन्ड को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। तो बॉन्ड को जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये देखो इलेक्ट्रॉन बताओ क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा अब क्या हो गया? फ्री हो गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया तुम्हारा? फ्री हो गया। और इस इलेक्ट्रॉन को बताओ हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब इसका देखो डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है अगर इस पर हम बैटरी अप्लाई नहीं किए हैं तो। ठीक। तभी तो इसका नाम क्या रखा गया है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। यहाँ तक समझ में आया? तो देखो किसी भी
मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे जनरेट होता है उसका थोड़ा बहुत हम एक आइडिया दिए। ऐसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करते हैं। ठीक, तो किसी भी कंडक्टर या मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से उस कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जैसा कि आप अभी फिगर में देख पाए। अब देखो थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में देखना कि थर्ड पॉइंट में देखो हम क्या कर रहे हैं कि वहीं मेरा कंडक्टर है, ठीक। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रखा गया है। अब देखो यहाँ पर क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट प्रोड्यूस कराएगा इस कंडक्टर में, ठीक। तो इसका देखो आंसर है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पार्टिकुलर स्टेज पर करंट प्रोड्यूस नहीं कराएगा। रीजन देखो क्या है, क्यों नहीं कराएगा, क्योंकि देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन अगर हम लोग देखेंगे, एक्चुअली में देखो ये सब एक्सपेरिमेंट में किया गया है, और उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम तुमको थ्योरी में कन्वर्ट करके समझा रहे हैं, ठीक। तो इसमें बहुत ज़्यादा तुमको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर कभी आपका न तो आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है और न नीट में पूछा गया है। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज के लिए चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो देखो इसमें क्या देखा गया कि अगर मान लो किसी भी कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग रखते हैं और उस पर अगर बैटरी नहीं अप्लाई करते हैं, तो उसका देखो जो पाथ देखा गया वो रेंडम पाथ देखा गया। रेंडम पाथ देखा गया कहने का मतलब कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन कभी इधर मूव किया, फिर कुछ टाइम बाद इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया। इस टाइप का ऐसा इसका पाथ बन रहा, मतलब इसका जो पाथ बन रहा, बताओ अभी कैसा पाथ बन रहा है, रेंडम मोशन। रेंडम मोशन, तो रेंडम मोशन कहने का मतलब बताओ बेटा क्या हुआ कि इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये जिगजैग पाथ को फॉलो कर रहा, मतलब कि कभी भी वो किसी टाइम में अपना डायरेक्शन को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। मतलब यहाँ पर क्या इसको और बोल सकते हो, नॉट फिक्स डायरेक्शन। तो याद रखना कि कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर रेंडम मोशन में मूव करता हो, रेंडम मोशन कहने का मतलब कि अगर उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं हो, तो उस सिचुएशन में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक। तो अब देखो इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोड्यूस करता है, इसमें देखो लिख दे रहा हूँ मैं, कैन नॉट इलेक्ट्रिक करंट, कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। क्यों, क्योंकि इसका जो मोशन है वो क्या है, रैंडम मोशन है, ठीक। अब देखना यहाँ पर कि अब जो है इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोड्यूस कराएगा। अब जो क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोड्यूस कराएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट देखो प्रोड्यूस कराने के लिए अब हम लोग मेन अपना सिलेबस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट देखो कंडक्टर में कैसे प्रोड्यूस होता है उसका देखना कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कराने के लिए ये कंडक्टर है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है। इसके अंदर में देखो हम लोग क्या रखेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, ठीक। ये सब तुम्हारा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो इस कंडक्टर पर हम क्या कर रहे हैं कि एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। बैटरी से देखो क्यों कनेक्ट करेंगे, इसके पीछे भी लॉजिक हम बताएंगे।
इस कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, एक बैटरी से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना है, v है। और ये देखो क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर मान लो l है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना मान लो l, ठीक। अब देखो होगा क्या, अब यहाँ पर देखो कि ये आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हो कि ये अगर मान लो यहाँ का इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ बेटा कितना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v। अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट मानते हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ कितना होगा, v। तभी तो इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना हो रहा है, v के बराबर, ठीक। ये देखो जो बड़ा वाला लाइन है ये हायर पोटेंशियल, तो जनरली इसको हम लोग हायर पोटेंशियल को क्या मानते हैं, प्लस, और छोटे वाले लाइन को क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल, तो ये माइनस। तो ये प्लस बताओ कहाँ पर आ जाएगा, ये वायर से कनेक्टेड है, और वायर का देखो रेजिस्टेंस हम क्या मान के चल रहे हैं, नेग्लेजिबल है। तो ये प्लस यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अब होगा क्या कि यहाँ पर अपने आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा E इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, V बाई में L। और डायरेक्शन के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्शन बताओ क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक। देखना बेटा ये मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लिखे हैं वो यहाँ से ही किए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट में एक रिलेशन पढ़ा होगा, E इक्वल टू माइनस dV बाई में dr, ठीक। तो यहीं से हम मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखें, V अपॉन L होगा। और डायरेक्शन सबको पता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब एक्चुअली में देखना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो कहाँ पर जनरेट होगा, इनसाइड द कंडक्टर। ये कहाँ पर जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द कंडक्टर। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन किसी को ये हो रहा होगा कि जस्ट अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट के लास्ट में पढ़े थे कि कोई भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या पढ़ के आए हो अभी जस्ट, कंडक्टर का वैल्यू, किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, 0। यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 के बराबर क्यों नहीं है। बिल्कुल बेटा ये अपनी जगह बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ये जब आपको बताया गया होगा तो उस समय ये मेंशन किया गया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो 0 कब होता है, फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर। ये आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि इस समय ये कंडक्टर के पास कोई बैटरी अप्लाई नहीं किया गया है। अगर बैटरी अप्लाई किया जाएगा तो कभी भी इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इसको पाथ मिल जाएगा और उस पाथ की वजह से इस कंडक्टर के अंदर में ये जो चार्ज पार्टिकल्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्या करेंगे, मूव क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और जब फील्ड जनरेट होगा तो तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे, और ये जो पाथ बनेगा तुम्हारा वो कंटिन्यूअस पाथ बनेगा। और कंटिन्यूअस पाथ बनेगा क्यों बनेगा, क्योंकि बैटरी क्या होता है, सोर्स ऑफ द एनर्जी होता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करने का एक सोर्स है, जो कि हमेशा हम क्या करेगा, वो कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड करते रहेगा। तो इस केस में देखो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, बट यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं बोल सकते। ठीक, ये सब बेसिक पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ कि कन्फ्यूजन दूर हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर अब देखो
कि ये चीज़ आप इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़े थे क्या, कि मान लो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को हम रख दिए, ठीक। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो बताओ इस पर जो फोर्स लगेगा, बताओ किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, विच इज इक्वल टू बताओ कितना होगा, Q इंटू ई। अब इस फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इसका क्या हो गया बताओ, मूवमेंट का डायरेक्शन। अब ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में करंट भी प्रोड्यूस करता है। ये क्या बोलोगे, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट है। बेटा कन्वेंशनल डायरेक्शन कहने का मतलब कि ये फिक्स है, हम और आप इसको मिलकर कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। बट नेगेटिव चार्ज के साथ उल्टा माना गया है। ऐसे भी दोनों चार्ज का साइन अपोजिट है, मतलब कि नेचर ही बोलता है कि ये क्या करेगा, अपोजिट ही वर्क करेगा। अब देखो अगर नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो बताओ इस पर फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, F इक्वल टू Q इंटू ई। अब क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ पर जो इसका कन्वेंशनल डायरेक्शन माना गया करंट का, वो क्या अपने अपोजिट, मतलब कि इस डायरेक्शन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक, मतलब ये समझो कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस करता है, और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। ये आपका कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हर एक जगह हम लोग यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखो कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट, अब डिफिनीशन देखो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर डायग्राम एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो अंदर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। भी पोटेंशियल लेंथ कितना है, L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है, L। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बताओ कितना हो जाएगा बेटा, E इक्वल टू V अपॉन L। अब खुद सोचो कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर बताओ फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। क्यों, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। तो बताओ सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताओ किधर मूव करेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। किधर मूव करेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक, हम ये मान लिए कि स्मॉल टी टाइम लग रहा है, ठीक, सारे चार्ज को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करने में। मतलब कि इस स्मॉल टी टाइम में हम ये मान लिए कि कैपिटल क्यू चार्ज मूव कर रहा है इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर के टोटल लेंथ में। तो इसका देखो डिफिनीशन बहुत आसान है। करंट का जो डिफिनीशन है बहुत सिंपल डिफिनीशन है, क्या
कि इलेक्ट्रिक, हालांकि 10th में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड the rate of change of charge, the rate of change of charge। अब रेट का मतलब आपको पता ही है, टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज क्या हो, चेंज होता हो, ठीक। तो इसका पहला जो डिफिनीसन निकल के आया, देखो यहाँ से बेटा, फर्स्ट डिफिनीसन जो निकल के आया, करंट आई को रिप्रेजेंट, करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, आई से। आई इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू बताओ क्या है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय में, टी बताओ क्या है, टोटल टाइम टेकन। इस टोटल चार्ज क्यू को इस कंडक्टर में मूव करने में बताओ कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, ठीक। तो ये जो तुम्हारा Q अपॉन टी जो रेशियो होगा, ये तुम्हारा किसका डिफिनीसन निकल के आ गया बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक करंट का। बहुत आसान डिफिनीसन है, और ये डिफिनीसन तो आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक। अब इसमें से देखना जो अगला डिफिनीसन है, दो डिफिनीसन हम निकाल के जो अगला ला रहे हैं वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो देखो अगला जो डिफिनीसन है, सेकेंड नंबर का जो डिफिनीसन है, कि मान लो इस कंडक्टर के अंदर में एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कट कर लें। इमेजिन करो कि छोटा सा हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कट किए, तो उसका देखो अलग से हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो छोटा सा देखो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कट किए, ठीक। अब हम इसमें ये मान रहे हैं कि मान लो कि ये जो चार्ज है, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो नॉन यूनिफॉर्मली इसको पास कर रहा, ठीक। नॉन यूनिफॉर्मली कहने का मतलब कि किसी टाइम में नंबर ऑफ चार्ज ज़्यादा है, तो किसी टाइम में नंबर ऑफ चार्ज क्या है, कम है, ठीक। तो मान लो हम ये मान के चल रहे हैं क्या, कि यहाँ पर मान लो T1 टाइम में इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है, मान लो Q1 चार्ज मूव किया, और ये T2 टाइम में मान लो चार्ज जो मूव किया वो Q2 मूव किया। कितना मूव किया, Q2, ठीक। अब बेटा आपको पता होगा मोशन चैप्टर में कि जहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म का केस आया, वहाँ पर बताओ क्या डिफाइन होता है, एवरेज वैल्यू, ठीक। तो अब खुद हमको पता यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे ही ये सिचुएशन बना, तो यहाँ पर जो करंट होगा बताओ वो कैसा करंट होगा, एवरेज करंट होगा। अब बताने की तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो करंट होगा बताओ किस टाइप का करंट होगा, एवरेज करंट। तो यहाँ पर जो करंट का डिफिनीसन लिखोगे, आई इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखेंगे, डिफिनीसन तो अभी भी वही है, रेट। मतलब कि इस टाइम इंटरवल बताओ यहाँ पर कितना होगा, T2 माइनस T1। इस टाइम इंटरवल में बताओ टोटल कितना चार्ज इसके थ्रू पास किया। ये जो स्मॉल क्रॉस सेक्शन हम कंसीडर किए थे, टोटल कितना चार्ज पास किया बताओ। पहले से Q1 है और बाद में कितना पास किया, Q2। तो बताओ टोटल कितना चार्ज पास किया बताओ, Q2 माइनस Q1, ठीक। अब यहाँ पर देखो लिख दो, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई में T2 माइनस T1। इसको बताओ और क्या लिख सकते हो बताओ, इसको डेल्टा क्या लिख सकते हो, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। और इसी करंट को बताओ हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज करंट। इसको बताओ क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज करंट, ठीक। तो ये भी आपको डिफिनीसन समझ में आया होगा कि एवरेज करंट क्या होता है और इसका फॉर्मूला
देखो क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अब देखना यहाँ पर अगला जो डेफिनेशन है, देखना यहाँ पर अगला डेफिनेशन थर्ड नंबर जो है वो इसी से रिलेटेड है। तीसरा नंबर का जो डेफिनेशन है, आपने नाम भी सुना होगा, इंस्टेंटेनियस करंट। क्या होता है, थर्ड नंबर जो है वो कौन सा करंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। तो देखो बेटा, इंस्टेंटेनियस करंट कोई अलग टाइप का करंट नहीं होता है, या फिर मोशन चैप्टर में पढ़े होंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू कोई अलग टाइप का वैल्यू नहीं होता है, वो एवरेज वैल्यू से ही क्या करते हैं हम लोग डिफाइन करते हैं। बट वहाँ पर क्या करते हैं, एक छोटा सा कंडीशन अप्लाई करते हैं। वो देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन देखो ये है कि व्हेन डेल्टा टी अप्रोच करे जीरो को, मतलब कि इस छोटा सा क्रॉस सेक्शन के थ्रू, छोटा सा क्रॉस सेक्शन जो हम लोग माने थे, छोटा सा क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो चार्ज मूव करे उसका जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, बहुत बहुत कम है। तो वहाँ पर जो करंट डिफाइन होगा वो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर डिफाइन होगा। ठीक, और उसी पार्टिकुलर इंस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक, तो ये कंडीशन जैसे ही आपने अप्लाई किया डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, तो सीधे वहाँ पर एवरेज करंट जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट में। तो यहाँ पर देखो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, देन आई एवरेज इज कन्वर्टेड इनटू आई इंस्टेंटेनियस। एवरेज करंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट में, जैसे ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर होगा क्या, ये तुम्हारा डेल्टा टी हो गया और ये क्या हो गया, डेल्टा क्यू। चलो आई इंस्टेंटेनियस का अगर वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, लिमिट देखो एक टर्म हम यूज कर रहे हैं क्योंकि मैथ में यही आपका बुक के डिफिनीशन में यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, एवरेज वैल्यू बताओ क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब ये जो वैल्यू होता है वो डी क्यू अपॉन डी टी, और ये जो वैल्यू डिफाइन है वो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिफाइन है। तो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा ये जो वैल्यू है एट टी इक्वल टू टी नॉट पर डिफाइन है। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। और ये मैक्सिमम टाइम आपका फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, चाहे न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, चाहे हम लोग को डिफिनीशन में फार्मूला लिखना हो। क्योंकि ये जो हम लोग अब 12th क्लास का जो स्टैंडर्ड है उसका कैलकुलेशन हम लोग इस डिफिनीशन से करेंगे। इसको याद रखना कि अब जो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, ये फार्मूला यूज करेंगे। क्या बेटा तीनों फार्मूला समझ में आया? तो देखो तीनों फार्मूला में देखो पहला जो फार्मूला बताओ, फर्स्ट जो लिखे हो क्या लिखे, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई में टोटल टाइम टेकन, ये क्लास 10th में भी पढ़े हो। सेकेंड डिफिनीशन बताओ क्या हो गया, आई एवरेज का, तो आई एवरेज का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक, और थर्ड जो फार्मूला निकल के आया बताओ क्या हो जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, और ये एक पार्टिकुलर वैल्यू पर डिफाइन है टी इक्वल टू टी नॉट, और ये फार्मूला हम लोग मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे। ये कुछ नहीं है, डिफ्रेंशिएट करना है चार्ज को किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या बताओ बेटा, यहाँ तक समझ में आया? अब थोड़ा और हम लोग डिस्कस करते हैं ये कुछ बेसिक
कंसेप्ट ऑफ द, क्या डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिक कंसेप्ट में अगला देखना जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग का, वो यूनिट के बारे में। तो देखो यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यूनिट ऑफ आई, ये क्या हो जाएगा बताओ, आई का डिफिनीशन अभी क्या पढ़े, क्यू अपॉन टी। तो क्यू चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। इसको क्या लिख सकते हो, कूलम्ब सेकेंड इनवर्स। इसी को देखो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका स्टैंडर्ड नाम दिया गया है एम्पियर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। एक्चुअली में देखो ये जो नाम है, मतलब इसका जो यूनिट का नाम रखा गया है वो साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, ठीक। और ये एम्पियर के बारे में आप क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हो, हालांकि 10th में ही पढ़े होंगे। क्लास 11 में बता रहा हूँ कहाँ पर पढ़े होंगे, कि 7 फंडामेंटल यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। तो उसमें से 7 में से एक एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट का भी टर्म डिस्कस किया गया होगा, ठीक। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पर, सबसे इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के पास दोनों चीज़ है। आप इसको ऐसे समझो कि मान लो एक वायर हम कंसीडर किए, ठीक। मान लो ये फर्स्ट वायर है, ये सेकेंड वायर है, और ये मान लो थर्ड वायर। मान लो फर्स्ट वायर से करंट आ रहा है 6 एम्पियर का, सेकेंड वायर से देखो इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है 8 एम्पियर का। तो थर्ड वायर में बताओ करंट कितना फ्लो होगा। और ये कंडीशन दे रहेगा कि दोनों वायर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब कि दोनों वायर के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो थर्ड वायर में मान लो ये करंट I1 है, ये मान लो करंट I2 है, और ये मान लो करंट I3 है। तो I3 का जो वैल्यू होगा बताओ कितना होगा, ये 14 एम्पियर होगा। थोड़ा देखो ये एग्जाम्पल लेने का मेरा मतलब क्या था, कि थोड़ा लॉजिक हम यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे थे। क्या लॉजिक था, कि ध्यान से अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक करंट के पास दोनों चीज़ है, ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, और एरो साइन देखो क्या बता रहा है, इसका डायरेक्शन बता रहा है। तो हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में वेक्टर में, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। बट उस डिफिनीशन में एक चीज़ आपको मेंशन करके बताया गया होगा कि मस्ट भी वो क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर रूल को फॉलो करना चाहिए, और उसी का एक स्पेशल केस है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के पास देखो दोनों चीज़ है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। यही रीज़न है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो क्या होता है भाई, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो टेंसर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है, टेंसर। तो टेंसर क्वांटिटी क्या होता है भैया, तो टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी हो, बट कैन नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ। किसको फॉलो नहीं करता है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक। तो टेंसर क्वांटिटी का मतलब ज़्यादा आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये टेंसर क्वांटिटी को सेम एज हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ कभी कभी मान लो
नीट लेवल के क्वेश्चन में अगर ये पूछ दिया कि द इलेक्ट्रिक करंट इज, 3 ऑप्शन दे दे, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, नन ऑफ दीज, उस सिचुएशन में क्या ऑप्शन दोगे? क्या यहाँ पर ऑप्शन दोगे? यहाँ पर टेंसर क्वांटिटी सही ऑप्शन है, ठीक। बट अगर टेंसर क्वांटिटी के बारे में ऑप्शन नहीं दे रखा है तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलोगे? यहाँ पर क्या बोलोगे? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में तो सबको पता है कि यहाँ पर जो एडिशन हम लोग करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो ऑर्डिनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर I3 का वैल्यू कितना आ गया? 14 एम्पियर। क्यों? कि यहाँ पर I1 + I2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 14। अगर ये वेक्टर रहता तो बताओ I3 का वैल्यू कितना हो जाता? I3 = रूट अंडर, बताओ कितना लिखते हैं? I1² + I2² + 2I1 I2 cos, और थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री, ठीक। तो ये तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि cos 90 का वैल्यू बताओ कितना होता है? 0 होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाता है? I1² + I2², मतलब 6² + 8², 36 + 64 = 10 एम्पियर। बट I3 का वैल्यू यहाँ पर 10 एम्पियर के बराबर नहीं होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी या टेंसर क्वांटिटी होता है, इसलिए ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या समझ में आया? ठीक। तो याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है एक्चुअली में कौन सा क्वांटिटी होता है? टेंसर क्वांटिटी। और टेंसर क्वांटिटी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। ये सेम एज आपका क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी के बराबर होता है, ठीक। जैसा कि अभी हम लोग यहाँ तक अभी डिस्कस किए। अब चलो इसके फार्मूला पर हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और ध्यान देना कि उस फार्मूला से कुछ हम स्टैंडर्ड एक फार्मूला और डिराइव कर रहे हैं। क्या? कि देखना यहाँ पर कि जैसा कि जस्ट एक इंस्टेंटेनियस का फार्मूला देखें, I = बताओ क्या था? dq/dt। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या लिखोगे? dq = क्या हो जाएगा? I × dt, ठीक। मान लो कि एक हम ग्राफ अगर ड्रॉ कर रहे हैं, किसके बीच में? ये ग्राफ मान लो करंट है और ये इधर टाइम हम रखती हैं। मान लो ये इस टाइप का ऐसा ग्राफ है, ठीक, इस टाइप का ऐसा ग्राफ है। अब बताओ कि ये मान लो लिमिट यहाँ पर t1 है और ये लिमिट मान लो t2 है। तो बताओ बेटा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ हम आपको क्लास 11th में मोशन चैप्टर में अच्छे से बता चुके हैं। कि ये बताओ ये है क्या? मतलब यहाँ पर अगर टोटल चार्ज निकालोगे या डेल्टा क्यू का वैल्यू निकालोगे, यहाँ पर क्या कर दो? दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन दे दो। तो इंटीग्रेशन का साइन दोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो बताओ ये क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू या टोटल चार्ज = बताओ क्या लिखोगे? I dt। और इधर देखो वेरिएबल क्या है? इधर वेरिएबल क्या है? टाइम। तो ये लिमिट क्या लिखोगे? लोअर लिमिट t1 और ये क्या लिखोगे? t2। ध्यान से देखो तो ये राइट साइड का जो भी पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया अंडर द IT ग्राफ। एरिया अंडर द IT ग्राफ। ये ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो एक छोटा सा पोर्शन कट करो, इसमें तो छोटा सा पोर्शन कट करोगे तो ये क्या है? वर्टिकल लाइन में I है तो करंट I हो जाएगा, और ये छोटा सा पोर्शन क्या है? dt। तो बताओ ये छोटा सा पोर्शन का जो एरिया लिखोगे ये कैसा दिखेगा? बताओ एक रेक्टेंगल टाइप पर, इसका छोटा सा एरिया बताओ कितना हो जाएगा? dA।
इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, तो आई इंटू क्या लिखोगे, डी टी, छोटा सा एरिया। अब बताओ टोटल एरिया लिखने के लिए बताओ क्या होगा, सारा वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो सारा वैल्यू को बताओ कैसे ऐड करोगे, कि इसमें से ऐसा ऐसा छोटा छोटा स्ट्रिप बताओ कितना कट कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर। तो ये ऐड करने का तरीका बताओ क्या है, कंटिन्यूस वैल्यू है तो इंटीग्रेशन साइन यूज करेंगे। तो क्या लिखोगे, डी ए विच इज इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे, आई डी टी। और बताओ ये समेसन कहाँ से शुरू कर रहे हो, T1 से, और ये समेसन कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, T2 से। तो यहाँ से देखना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया, क्या, कि ये जो फार्मूला मेरा निकल के आया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे, एरिया अंडर द आई टी ग्राफ, एरिया अंडर द आई टी ग्राफ। ये बहुत आसान एक फार्मूला है, यहाँ से हम लोग प्रॉब्लम में इस फार्मूला को डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक। और देखो इसमें, और देखो कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखना यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, in a conductor if 10 to the power 20 number of free electrons passing in 0.1 second, then find the value of of electric current in the conductor। चलो क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करो खुद से, बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हो, नहीं होगा मैं बताऊंगा। चलो देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो देखो यहाँ से पता चल गया कि ये बताओ वैल्यू क्या दे रखा है, एन इक्वल टू बताओ कितना दे रखा है, 10 to the power 20। टाइम का वैल्यू देखो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। जैसा कि अभी जस्ट हम लोग डिफिनीशन पढ़े क्या, कि करंट आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। अब Q का देखो वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर नहीं दे रखा है, उसकी जगह देखो दे रखा है क्या, क्या दे रखा है बताओ, n इंटू ई अपॉन टी, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कितना होगा 10 to the power 20 इंटू ई का वैल्यू बताओ कितना है, 1.6 इंटू 10 to the power -19 डिवाइडेड बाई में टाइम का वैल्यू कितना दे रखा है 0.1। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो बेटा कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 160 सेकेंड, सॉरी 160, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, एम्पियर। करंट का यूनिट बताओ क्या होता है, एम्पियर। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखना, in a tube if
2.3 into 10 to the power 20 number of protons number of protons moves and 2.7 into 10 to the power 20 number of electrons moves in 2 seconds. Then find the value of current passing through the tube। देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें देखना दोनों हालांकि चार्ज अब आ गया। ये प्रोटॉन मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक, एक चीज़ में और देखना मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव कर रहा है, मूव इन 2 सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर देखो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, किसके अपोजिट में, प्रोटॉन के अपोजिट में। तो जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर मूव कर रहा है तो इधर ही करंट आयन फ्लो कराएगा। ठीक, और ये मान लो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज है, ये इसके अपोजिट में मूव कर रहा है, बट ये जो करंट प्रोड्यूस कराएगा अपने मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, I2। तो टोटल मान लो ये एक ट्यूब के अंदर में रखा गया है, तो टोटल करंट I इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करता तो वैल्यू क्या होता, अलग होता। ठीक, क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता। जैसा कि मान लो एक ऐसा हम सिचुएशन लिए कि इधर से मान लो करंट I1 आ रहा है और इधर मान लो ये करंट I2 हो गया और ये करंट I3। ठीक, ये मान लो कि इधर से 8 एम्पियर आया और इधर निकल गया 6 एम्पियर, तो ये बताओ कितना इधर गया, 2 एम्पियर। अगर इसी एग्जाम्पल में मान लो अगर हम ऐसा देते हैं कि ये 8 एम्पियर आया और इधर से आ रहा है 4 एम्पियर, तो इसमें बताओ करंट का डायरेक्शन कितना हो जाता, 12 एम्पियर। ठीक, तो डायरेक्शन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। ठीक, यहाँ पर देखो करंट का वैल्यू देखो ऐड हो रहा था, क्यों ऐड हो रहा था, क्योंकि दोनों जो है ये चार्ज पार्टिकल सेम डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करा रहा है। अगर अपोजिट होगा तो वैल्यू माइनस में हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो बहुत आसान है। अब तो टोटल करंट I का वैल्यू अगर ट्यूब में निकालना होगा तो पहले I1 का वैल्यू निकाल लो। तो I1 क्या है, प्रोटॉन के कारण। जस्ट अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, तो बताओ इसको क्या लिखोगे। ये तो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब स्मॉल n का वैल्यू दे रखा है, तो कितना लिखोगे बताओ, 2.3 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू E, वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक, और कितना टाइम है बताओ, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और टाइम कितना लग रहा है बताओ, 2 सेकेंड। अब प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण अगर लिखोगे तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई में अगेन यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं किए, ये I1 लिख दिए इसके लिए और ये I2। I1 ये है और ये तुम्हारा क्या है, I2 है। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करोगे तो देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, जैसे कि 1.6 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये 1.6 10 से मल्टीपल 23 और ये कितना हुआ 27, तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा डिवाइडेड बाई में
2, तो ये हटाओगे तो कितना होगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 40 एम्पियर। टोटल करंट बताओ उस ट्यूब में कितना पास करेगा, ये इतना करंट पास करेगा। क्या समझ में आया बेटा? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ये है कि पहले मैं क्वेश्चन फिगर में ही समझा देता हूँ कि मान लो कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज दे रखा है Q, ठीक, वो इस सर्कुलर पाथ में इस डायरेक्शन में से मूव कर रहा है। इसका रेडियस भी दे रखा है स्मॉल r, और कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है। ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है, ठीक। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि जब ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर जाएगा तो कितना करंट प्रोड्यूस करेगा। तो क्वेश्चन देखो मैं लिख दे रहा हूँ कि ए चार्ज पार्टिकल move in circular path with constant speed v having radius स्मॉल r, ठीक, फुल स्टॉप है। उसके बाद लिखना फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट व्हेन इट कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अब बताओ, मान लो इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, खुद बताओ, इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, क्या उसी टाइम को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। अब वहीं बहुत आसान इसको सॉल्व करना कि करंट का वैल्यू अगर निकालोगे तो बताओ क्या चाहिए, Q/T, और T बराबर कितना हो जाए टाइम पीरियड के बराबर, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। और बताओ बेटा, क्या ये चीज़ पता है? T का वैल्यू आप तो निकाल सकते हो। S बराबर क्या जानते हो लोग? VT। तो बताओ T इक्वल टू कितना हो जाएगा? S/v। S है क्या? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में डिस्टेंस। तो बताओ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इसको कितना डिस्टेंस लगेगा, विच इज इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा? 2πr डिवाइडेड बाई में v। इसी को क्या बोलेंगे लोग? टाइम पीरियड। अब ये वैल्यू इसमें रख दो, तो करंट I इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा? Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई में T का वैल्यू रखो तो 2πr, अब v नीचे में तो क्या हो जाएगा? ऊपर में चला जाएगा। तो ये मेरा करंट I का वैल्यू एम्पियर में। समझ में आया? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या है कि मान लो इन द कंडक्टर चार्ज Q इज द फंक्शन ऑफ द टाइम दे रखा है 2t² + 4t + 8 एम्पियर, सॉरी कूलम।
find the value of current at टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में देखना बेटा, इस क्वेश्चन में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो करंट का वैल्यू पूछा जा रहा है एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पूछा जा रहा है, तो इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस करंट का भी जस्ट हम लोग फार्मूला देखे हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाई में डी टी। चलो क्यू का वैल्यू पुट करो तो बताओ क्या लिखोगे, डी क्यू का वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा, 2t² प्लस 4t प्लस 8। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, टी के रिस्पेक्ट में। अब डिफ्रेंशिएशन तो आपको आता है, पहले इसको कर दो फिर उसके बाद इसको फिर इसको कर दो। इसका देखो डायरेक्ट मैं डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा 4t प्लस इसका बताओ कितना होगा 4, और ये 8 तो क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। कितना टाइम पर निकालना है, ये निकालना है एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। और जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दो, तो बताओ करंट I का वैल्यू इस केस में कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 और प्लस 4 इज इक्वल टू 8 एम्पियर। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना, अब जस्ट इसके उल्टा दे रखा है। तो उल्टा में देखो क्या दे रखा है, द करेंट I फंक्शन ऑफ द टाइम t दे रखा है 3t² प्लस 2t प्लस 4 एम्पियर इज passing through the conductor, passing through the conductor, then find the charge flow in the time interval 0 to 2 सेकेंड। देखो बेटा ये वैल्यू दे रखा है, करंट का वैल्यू दे रखा है और चार्ज का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जस्ट आपको अभी हम फार्मूला बताए थे कि जो चार्ज डेल्टा क्यू था, तुरंत अभी रिजल्ट बताए थे आई डी टी। नहीं समझ में आता फार्मूला लिख दो ना, यहाँ पर आई इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा डी क्यू बाई में डी टी। देखो क्या पता है, ये पता है, टाइम पता है, और ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जो वैल्यू कैलकुलेट करना है उसको साइड में लिखो, तो डी क्यू इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा आई डी टी। और ये देखना यहाँ पर कि ये कंटिन्यूस वैल्यू है, और डायरेक्ट मेथड से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर दो, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन दे दो। ठीक, और इंटीग्रेशन का साइन दोगे तो बताओ ये जो वैल्यू देगा सॉल्व होकर वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द आई डी टी। और यहाँ पर टाइम का लिमिट पुट कर देना t1 और t2। ठीक, तो अब मान लो फार्मूला अगर नहीं भी पता है तो कंसेप्ट पता है तो अब सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें रख दो वैल्यू, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3t² प्लस 2t प्लस 4, और किसके dt के रिस्पेक्ट में। लिमिट क्या रखोगे, टाइम का लिमिट बताओ क्या रखा है 0 से 2 सेकेंड। लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट 2। अब कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करना है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू बताओ क्या होगा, इंटीग्रेशन डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ
पहले इसका कर लो, फिर इसका कर लो, फिर इसका। तो देखो कितना हो जाएगा, 3 तो बाहर निकल जाएगा, t के पावर 3 बाई में 3, लिमिट क्या रखोगे बेटा 0 से 2, प्लस 2 तो बाहर निकल जाएगा, t dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई में 2, 0 से 2, प्लस क्या हो जाएगा बताओ 4t, लिमिट क्या रखोगे 0 से 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, बताओ ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 8, प्लस 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, और इसका चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम। तो बताओ इस इंटरवल में कितना चार्ज इसमें से फ्लो करेगा, बताओ इतना कूलम चार्ज फ्लो करेगा। क्या समझ में आया बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब एक चीज़ देखना, और ये मैं बता दे रहा हूँ यहीं पर कि कभी कभी देखो क्वेश्चन में क्या पूछता है कि बताओ कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा। तो उसके लिए देखो आपको यहाँ तक तो सॉल्व करना ही है। अब यहाँ से क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज से क्या Q और डेल्टा Q इक्वल टू क्या लिख सकते हो N इंटू ई। तुमको निकालना क्या है N का वैल्यू, तो बताओ यहाँ से N इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा Q अपॉन U। Q अपॉन क्या हो जाएगा E, या फिर डेल्टा Q अपॉन E। अब देखो Q और डेल्टा Q का वैल्यू तो यहाँ से निकाल चुके हो, उसको E से डिवाइड कर दो तो तुमको यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि इतना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के थ्रू क्या किया होगा पास किया होगा। ठीक, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखना थोड़ा ग्राफिकल क्वेश्चन है। ग्राफिकल क्वेश्चन देखो क्या है कि मान लो ग्राफ गिवन है, ये करंट और इधर देखो टाइम है, ये करंट और ये टाइम है। ये देखो बेटा ग्राफ कुछ भी दे सकता है, ठीक, डरने वाली बात नहीं है। मैं एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेकर मैं बता रहा हूँ। हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं जिसका ये 0 हो गया और ये मान लो ये 2 हो गया और ये मान लो पोर्शन 8 है, और इधर जो है ये मान लो 6, ये एम्पियर में है और ये टाइम है वो सेकंड में है। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द एवरेज करंट, फाइंड द एवरेज करंट इन द टाइम इंटरवल 0 to 8 सेकेंड। कौन सा इंटरवल में बेटा निकालना है हम लोग को, एवरेज करंट का वैल्यू। तो देखो एवरेज करंट का वैल्यू निकालने के लिए अभी बताओ बेटा, जस्ट आपको हम डिफिनीशन बताएं, क्या डिफिनीशन बताने के बाद फार्मूला में हम बताए थे कि आई एवरेज का जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई में डेल्टा टी। अब बताओ बेटा कि डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या डायरेक्ट इस क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं, डायरेक्ट नहीं दे रखा है। अब ये वैल्यू हमको इस ग्राफ के थ्रू निकालना है। तो जस्ट हम आपको भी बताए थे कि कभी भी आईटी का ग्राफ गिवन हो, आईटी कहने का मतलब करंट और टाइम का ग्राफ गिवन हो, हमेशा क्या करोगे कि एरिया अंडर द आईटी ग्राफ क्या देगा आपको डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का वैल्यू तो यहाँ से निकाल लेंगे और टाइम इंटरवल भी यहाँ पर दे रखा है, डिवाइड कर दो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। चलो डेल्टा क्यू बराबर बताओ क्या लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं बेटा बताओ, एरिया अंडर द IT ग्राफ, एरिया अंडर द IT ग्राफ डिवाइडेड बाई में, ये टाइम इंटरवल तो दे ही रखा है, डेल्टा टी दे रखा है। अब देखो एरिया लेना है, तो एरिया किसका लोगे, जो ग्राफ गिवन है। यहाँ पर ग्राफ बताओ क्या दे रखा है, किसका, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एरिया बताओ, सबको निकालने आता है, आई एवरेज इक्वल टू लिखोगे तो एरिया ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, 1 में 2 इंटू बेस का वैल्यू बताओ कितना है 8 इंटू हाइट का वैल्यू बताओ कितना है 6 डिवाइडेड बाई में टोटल टाइम इंटरवल बताओ कितना है 8। ये 8 से 8 कैंसल आउट हो गया, ठीक, और ये 2 से 3, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया, एवरेज करंट हो गया। क्या हो गया, एवरेज करंट। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम देगा, अब उसको एरिया निकालने आता है, एवरेज करंट का वैल्यू कैलकुलेट करते जाओ। चलो बेटा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो बिल्कुल बेसिक लेक्चर था, ठीक, और उस पर 1-2 क्वेश्चन हम लोग, जो भी 5-6 क्वेश्चन हम बेसिक डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास से देखना हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, ये सब चीज़ थोड़ा समझने वाला है। इस पर भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, खासकर नीट और जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले क्लास में और अच्छे से हम लोग सारे लेक्चर डिस्कस करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, बाय बाय, थैंक यू।